अस्सलाम वालेकुम। ओबीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद है खैरियत से हैं, खुश होंगे। नाज़रीन आज भी हम बात करेंगे मैदे के हवाले से। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि मैदा इंसानी जिस्म का एक अहम हिस्सा है। जो भी आप खाते हैं, जो भी पीते हैं, वो तमाम चीज़ें जाकर मैदे में जमा होती हैं और फिर मैदा उसे हज़म करने में आपकी मदद करता है। अगर आपका मैदा डिस्टर्ब हो जाए तो आपकी तमाम चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, आप जहनी डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप फिज़िकली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो क्या एहतियात करनी चाहिए? कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आपको वक्त पे लेनी चाहिए? बिकॉज़ बहुत सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आप रात के वक्त नहीं ले सकते, जो कुछ ग़िज़ाएँ हैं जो आप दिन के वक्त नहीं ले सकते, जिससे आपका मैदा डिस्टर्ब हो सकता है। और भी बहुत सी मेडिकल कंडीशंस हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम पे। आपके पास भी जो क्वेश्चन्स हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। हम इस वक्त लाइव हैं 11 से 12 के दरमियान। चलिए सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब आज भी हम बात करेंगे मैदे के हवाले से। कल हम बात कर रहे थे कि मैदे की जो हम खाना पीना खाते हैं वो कितना देर तक जो है आपके मैदे में रहता है और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो वक्त लेती हैं हज़म होने में? जी, देखिए कल गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम की हम बात कर रहे थे, यानी वो जो ग़िज़ाएँ जब मैदे में जाती हैं तो मैदा कितनी देर लगाता है उनको आगे पास आउट करने में, यानी आगे चली जाए, छोटी आंत की तरफ जाए। ये डिपेंड करता है, जैसे कल हमने कहा कि फ़ूड कंटेंट के ऊपर। अगर प्रोटीनस डाइट है, फैट ज़्यादा है, तो फिर मैदा एक्चुअली उस वक्त तक आंतों में नहीं भेजता जब तक वो ये नहीं समझ लेता कि इस काबिल नहीं है, ये फूड जो है वो इतना बारीक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो गया है, ब्रेक डाउन नहीं हो गया है, इसका जिसे हम इनिशियल ब्रेक डाउन्स कहते हैं, उस वक्त तक ये आगे आंतों में नहीं भेजता। अच्छा, एक चीज़ ये, दूसरा ये कि जब हम फैट्स या प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हैं तो तेज़ाब जो है, ख़ासतौर पे प्रोटीन्स के हवाले से बात करूँ तो तेज़ाब की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तेज़ाब। अब होता क्या है कि हम जब तेज़ाब की कोई भी ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें तेज़ाब जो है उसकी सिक्रीशंस बढ़ रही होती हैं, बाज़ औक़ात क्या, बल्कि अक्सर ऐसा है कि हम पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं। पानी जब हम ज़्यादा पी लेते हैं तो वो हो जाता है डाइल्यूट। अच्छा, जैसे तेज़ाब की तेज़ाबियत है, उसके जो पीएच है, वो पीएच जो है वो बढ़ जाता है। पीएच बढ़ने की वजह से उसकी जो सलाहियत है ब्रेक डाउन करने की, तोड़ने की, वो कम हो जाती है। अब ऐसी सूरत में क्या होता है, और डिले होता है, क्योंकि मैदा उसको अभी आगे नहीं भेज सकता, प्रोटीन का ब्रेक डाउन उसने नहीं किया होता। जो गोश्त का हमने खाया है, चाहे वो बारबेक्यू की शक्ल में या गोश्त नॉर्मल शक्ल में पका हुआ है, वो उस वक्त तक आगे नहीं भेजेगा जब तक उसको तोड़ नहीं देगा। अब तोड़ने की सूरत में हमने क्योंकि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया होता है, अमूमन प्याज देखेंगे आप ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अब वो जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा वो आगे नहीं जाएगा। तो पानी अगर चला गया तो फिर मज़ीद तेज़ाब जो है वो डाइल्यूट हो गया, पतला हो गया, हल्का हो गया, उसमें फिर उसको इंतज़ार करना पड़ता है, फिर मज़ीद तेज़ाब रिलीज़ होता है। अच्छा, ऐसी सूरत में होता क्या है कि जब ये फूड जो है आगे पास आउट होता है, क्योंकि तेज़ाब फिर दोबारा बनना शुरू हुआ है तो लेट बनता रहता है, जो कि फिर हमें तेज़ाबियत की सबब बनता है, मैदे में बोझ बनता है, कभी बोझ होता है, कभी जलन होती है या क्या दर्द भी ये हो वजह सकता है। होती है कि अक्सर देखा गया है जब आप अपना खाना जो है वो तरीके से निगल जाते हैं और चबाते नहीं है तरीके से, तो जी, प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। देखें, डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। अच्छे तरीके से चबाना निवाले को बहुत ज़रूरी है तो हमारे सब यहाँ। इस हवाले से हम जी बात करेंगे बिकॉज एक डिटेल में बात होगी। हम एक कॉलर भी अपने साथ जी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन हमारे साथ मौजूद है? वालेकुम सलाम, निकत बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि मेरी बेटी को है ना मुंह में छाले और ऐसा हो जाती है, तो मैंने मालूमात करवाई तो उसने कहा वो मैदे की गरमाश की वजह से इसे बार बार होता है ना। जी जी तो मुझे इसके बारे में जरा चाहिए था ठीक है। जवाब। अच्छा, और एक और ये बात ये भी है कि हम लोग जो है फ्रूट जो है वो खाने के बाद पहले खाते थे। अभी हम लोग को जिस तरह डॉक्टर्स बताते हैं तो ये खाने से पहले खाने चाहिए, तो उस पर भी कुछ मैदे पे इसका इफेक्ट पड़ता है खाने के बाद, रात को लेट नाइट खाते हैं फ्रूट जी, तो उसका अच्छा, भी दोनों। ठीक हो ठीक गया। है। अच्छा, देखिए, जैसे अभी कहा निगत ने कि बच्ची को जो है वो जी, बार बार छाले छाले। मुंह में निकल रहे होते हैं, ये बहुत कॉमन कंप्लेन है जो अक्सर मेरे पास कॉल्स भी पेशेंट्स की आती हैं, और वैसे भी देखा जाता है कि ये मुंह में छाले होना, तो इसमें एक तो ये है कि तेज़ाबियत का अंसर भी आ जाता है, दूसरा ये कि फॉलिक एसिड और विटामिन सी, फॉलिक एसिड और विटामिन सी का एक इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी में, और एक वाफ़िक मिकदार में डेली बेसिस पे इसकी रिक्वायरमेंट है। तकरीबन 400 से 500 मिलीग्राम जो है वो डेली हमें चाहिए। ठीक है। अब होता है क्या है कि अमूमन जो है वो हम ग़िज़ाओं में डेफिशिएंट होता है, बच्चे जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल। और जैसे कहते हैं ना, जूस तो आपने ले लिया, लेकिन जूस के अंदर विटामिन सी की तादाद उस तरह नहीं होती है, क्योंकि ये तो फ्लेवरिंग एजेंट्स में मिले हुए होते हैं ना। लेकिन अगर प्योर जूसेस का इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो ऑरेंज जूस हो, तो विटामिन सी एक रेगुलर मिकदार में मिले। फॉलिक एसिड डेफिनेटली उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है आयरन फॉर्मेशन के अंदर भी, ब्लड फॉर्मेशन के अंदर भी फॉलिक एसिड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और दूसरे भी मेकैनिज़म्स में ये इन्वॉल्व होता है।
तो जब कभी भी फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी, मुंह में छाले अमूमन कंप्लेन करते हैं। ऐसी सूरत में हम सप्लीमेंट्री तौर पे फॉलिक एसिड्स बच्चों में भी और बड़ों में भी अगर कंप्लेन हो तो हम ये एडवाइस करते हैं, एक चीज़। ठीक है। और जैसा इनका दूसरा सवाल क्या था नाज़मीन? दूसरा सवाल ये था कि वो फ्रूट्स जो हैं डॉक्टर ने अच्छा, फ्रूट्स recommend का किए हैं। इस्तेमाल, ठीक है। अच्छा देखिए, फ्रूट्स का ये है, इसको यूँ समझने है कि फ्रूट्स आइडियली, हमारा मकसद क्या होता है, फ्रूट्स की जो ग़िज़ाइयत है, जो फ्रूट्स में अपने मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ना, वो एलिमेंट्स हैं, वो तमाम अच्छे से एब्जॉर्ब हों। और अगर वो अकेले आप खाली पेट में अगर आप लेंगे, खाली पेट से मुराद ये है कि आपने खाना नहीं लिया और फ्रूट्स का इस्तेमाल किया, तो उनकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी तरीके से होगी। सही। फूड में भी हो जाती है, लेकिन डेफिनेटली इम्पैक्ट उसका कम पड़ जाता है, लूज़ पड़ जाता है, एक बात। दूसरा ये कि खाने के बाद मज़ीद फ्रूट्स लेने का मतलब ये है कि आप ऑलरेडी आपने जो भी डाइट ली है पहले उसको एब्जॉर्ब तो होने दें। बिल्कुल। अच्छा, अमूमन एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट है, शायद लोग मिस करते हैं, जब कभी आपने खाना खा लिया, ठीक है, चाहे वो 10 मिनट में खाया, 15 मिनट में खाया, उसके बाद 1.5 घंटे तक कोई चीज़ मज़ीद इस्तेमाल ना करें। सही। अमूमन क्या होता है कि लोग जो है ना, वो एक आम लफ्ज़ में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, चुगने का, कि थोड़ा सा ये भी खा लिया, थोड़ा सा फिर थोड़ी देर में कुछ खा लिया। तो जो स्टमक एक प्रोसेस स्टार्ट करता है कि जो कुछ अब आ गया है, मैदे में आ गया, इसको 1 घंटा कम से कम दिया जाए, 1-1.5 घंटा, जिसके अंदर वो तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके आगे भेज सके। बिल्कुल। अब होता क्या है कि जब हम मिक्स कर रहा होता है, उस दौरान फिर हमने कुछ खा लिया, तो फिर वापस वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसमें डिले होती है ये चीज़। बिल्कुल। आपको टाइम देना चाहिए अपने मैदे को भी। एक हमारे साथ कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सर मैडम मैं कराची से बात कर रहा हूँ, शाहिद उमर। जी, क्या सवाल है आपका? मैडम ये मेरे को जो है डॉक्टर से ये मशवरा लेना है कि मेरे को काफी अर्से से मैदे की तकलीफ रहती थी, तो उसकी वजह से एसिडी होता था। तो अब जो है वो मेरे को तो वो प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मेरा मैदे का जो मुंह है वो चौक है, तो उसकी वजह से डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने खाली ये कहा कि ऑपरेशन इसका हल है। अगर इसकी कोई दवाओं से इलाज है तो डॉक्टर से पता कर लें कि डॉक्टर साहब क्या मशवरा देते हैं। अच्छा देखिए, चोक का वर्ड आपने यूज़ किया, बहरहाल ये कि क्या हर्निएशन है, हाइटस हर्निया है, या किस टाइप की चीज़ है, वो थोड़ा सा आपको शेयर करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अगर मैंने इंडोस्कोपी करवाई थी ना, तो इंडोस्कोपी के अंदर वो मैदे का मुंह चौक आया था, बैरन सोलो करवाया था, उसके अच्छा। अंदर आया था चौक पर, ठीक है, हर्निया वगैरह में नहीं बताया जी। अच्छा ठीक है। देखिए, अब इसमें ऐसा है कि जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, फॉर एग्जांपल डेफिनेटली आपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को अगर दिखाया है या सर्जन को दिखाया है और वो रिकमेंड करते हैं कोई सर्जरी, तो वो तमाम उन ग्राउंड्स के ऊपर कर रहे होते हैं जो कि रिपोर्ट्स की शक्ल में सामने आ रही है, जो उन्होंने फिजिकल देखा, चाहे वो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर के थ्रू देखा या और। तो अगर उनकी तरफ से रिकमेंडेशन है तो डेफिनेटली आपको फिर सर्जरी के लिए जाना चाहिए। ये और बात है कि एक चीज़ होती है, बेनिफिट रिस्क रेशियो देखा जाता है हर सर्जरी में, कि आया ये करवा देना ज़्यादा बेहतर है या ना करवाने की सूरत में क्या नुकसान हो सकता है। तो उस चीज़ को जब वो वे करते हैं, आप यानी तोलते हैं और देखते हैं कि नहीं, इसका करवा लेना सर्जरी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत इसके को ऐसे ही छोड़ दिया जाए जो कि नुकसानदेह हो सकता है, तो फिर ऐसी सूरत में आपको फिर चांस नहीं लेने चाहिए। मज़ीद अगर आप डिस्कस करना चाहें इस हवाले से तो आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर सकते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा, उन्हें कॉल कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन मेरी बात आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। क्या पूछना चाहेंगी आप? मैं बताना चाह रही थी कि ये स्टमक में बर्निंग के हवाले से डॉक्टर बता रहे हैं जी। तो मुझे भी बर्निंग होती है और गले में फिर डायरेक्ट मेरे चली जाती है ना, इसकी बर्निंग इफेक्ट क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गले आवाज़ तक में कुछ प्रॉब्लम है। जी जी जी। बर्निंग सेंसेशन आपको मुझे होती है बताएं आपके कि छाती स्टमक? भी जलन शुरू हो जाती है। जी जी। अच्छा देखें, जैसे अभी फाका ने कहा कि ये एक बहुत कॉमन कंप्लेन हो गई है लोगों में कि बर्निंग सेंसेशन बढ़ रही होती है। एक चीज़ मैं वाजे करना चाहूँगा, इसके लिए जो मेडिसिन्स मार्केट में अवेलेबल हैं एक्चुअली तो वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, यानी डॉक्टर जब आपको एडवाइस करें तो आप वो स्टार्ट करें और अपनी मर्ज़ी से उसको ना छोड़ें। बदकिस्मती से ऐसा है कि हमारे यहाँ जो मेडिकल स्टोर्स हैं, फार्मेसीज़ हैं, वहाँ पर से इजीली ओवर द काउंटर की तरह अवेलेबल होती हैं ऐसी क्लास ऑफ ड्रग्स। एक तो होता है एंटासिड्स कि नॉर्मल आपने वो जैसे आप सफ़ेद शरबत की तरह कहते हैं वो मिलते हैं मार्केट में, ठीक है, वो समझ में आता है। लेकिन जहाँ पर इससे ज़्यादा यानी बेहतरी जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हो गए या इसके अलावा प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं नाम भी लूँ कि ओमिप्राजोल हो गई, एसोमिप्राजोल है, रेबिप्राजोल है, लेंसोप्राजोल या और कोई भी ड्रग,
हम इसे क्या करते हैं कि इसको एंटासिड की तरह यूज़ कर रहे होते हैं कि 2 दिन यूज़ किया, 1 दिन यूज़ किया, थोड़ी सी बेहतरी आ गई, फिर छोड़ स्किप दिया। कर देते हैं, ट्रू। तो ये चीज़ जो है इंतहाई नुकसानदेह है। बार बार जब ये कंप्लेन आती है फिर ये रेजिस्टेंस आती है तरीके की कि आपको वो असर ही नहीं कर रहा होता। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें कि डॉक्टर से ही रुजू करें जब अगर, और इसका जो ट्रीटमेंट होता है ना, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स, ये मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ कि ओमिप्राजोल हो गई या एसोमिप्राजोल के नाम से बहुत सारी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। जब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो एक्चुअली रिकमेंडेड है 14 डेज़ का है, 4 to 6 वीक का इसका ट्रीटमेंट है बाकायदा जो दिया जाता है। लेकिन हम उसको अगर एसओएस की तरह इस्तेमाल करेंगे कि जब ज़रूरत हो इस वक्त इस्तेमाल कर लिया, तो इसकी इफादियत भी ख़त्म हो जाती है और मज़ीद नुकसानदेह हो सकती है। तो आपने जैसे कहा कि बर्निंग सेंसेशन है, अगर ये कंप्लेन आपको परसिस्टेंट रही, आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं मेडिसिन आपको एडवाइस कर दूँगा। किसी भी मेडिसिन की ड्यूरेशन कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल मजीद, मैंने बताया अब्दुल मजीद मेरा नाम है। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है मैदे के सिलसिले में। जी कीजिए। डॉक्टर साहब कब्ज रहती है बहुत ज्यादा, मुझे पोटी नहीं आती है, बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, बहुत ज्यादा। आपको कॉन्स्टिपेशन है? हाँ, आपने क्या कहा? कब्ज रहती है। मैंने बताया मेरा नाम अब्दुल मजीद है। जी 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 जी, आपने बताया कब्ज से आपको रहता है, ठीक है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र कोई 52-55 साल है। 52-55 साल आपकी उम्र है। फालिज का अटैक हो गया था। फालिज अभी का मैं नॉर्मल बातचीत कर सकता हूँ, चल फिर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी पेट की तकलीफ बहुत ज्यादा है। ठीक है, अच्छा। 5-5-6 दिन पोटी नहीं आती है। ठीक है, डायबिटिक खाना अच्छा नहीं खा सकता हूँ। आप डायबिटिक तो नहीं, ब्लड शुगर का प्रॉब्लम तो नहीं? शुगर है लेकिन इतना वो ज्यादा नहीं है, मतलब हाई से शुगर भी है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा देखिए, मैं एक जनरली बात करूंगा आपके हवाले से। आपको मैंने वगैरह पिया लेकिन वो मुझे और ज्यादा तकलीफ दे देते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कीजिएगा, मेडिसिन भी मैं आपको एडवाइस करूँगा। एक जनरली मैं बात करना चाहूँगा जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू है, कल भी थोड़ा सा जिक्र किया था इस हवाले से कि हाई फाइबर डाइट्स जो हैं, यानी जिसमें हम वेजिटेबल सब्जियां हैं, और जब हम दालों की बात करते हैं या हम आटे की बात करते हैं तो चक्की का आटा इस्तेमाल किया जाए, और ये जो मैदे की रोटियां हैं और जो नान है बाज़ार के, इसको अवॉइड करें तो काफ़ी हद तक इससे रिलीफ मिलता है। पानी का इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना ज़्यादा होगा। और दूसरा ये कि लॉन्ग स्लीपिंग ना करें, यानी हमारे होता है कि अमूमन लोग 10-10 घंटे 11-11 घंटे सोते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन सिचुएशन भी रही, इवन अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो होम रिडन हैं, तो वो उनकी स्लीप हैबिट डिस्टर्ब है। रात 2 बजे सो रहे हैं तो दोपहर 12 बजे या 1 बजे उठा जा रहा है। तो 11-11 घंटे जब आपकी आंतें मूव नहीं करेंगी तो पानी जो है वो दोबारा रिजॉर्व होगा और वो ब्लड में चला जाएगा। तो ऐसी सूरत में आंतों में और खुश्कपना पैदा होगा, क्योंकि वो जो फूड कंटेंट था जिसे बाहर निकल जाना चाहिए था, उसमें से मज़ीद पानी जो है वो जज्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में कॉन्स्टिपेशन मज़ीद डेवलप होगा। तो कोशिश करें कि 6 to 7 आवर्स की स्लीप जो है, यानी सोना काफ़ी है, इससे ज़्यादा ना सोएं, वरना वैसे ही अमूमन जो मैंने देखा है कि आप जो 9-8-9-10 घंटे जो सोने वाले लोग हैं, अमूमन जो घरों में रिडन है, तो उनमें कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट ज़्यादा। फिर वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, अगर चलना फिरना रखेंगे बहुत बेहतर है। अगर डायबिटिक नहीं है तो शहद का इस्तेमाल करें, 1 बड़ा चमचा शहद का रखें, इंजीर का इस्तेमाल करें, ये बहुत बेहतर है। ठीक है, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, आपकी ईटिंग हैबिट्स भी डिस्टर्ब हैं, स्लीपिंग हैबिट्स भी डिस्टर्ब है, तमाम चीज़ें आजकल डिस्टर्ब हुई हुई हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं नजमा वज़ा कराची से बात कर रही हूँ। मैं मैदे की तकलीफ, मुझे जैसे अगर निहार हूँ, अगर मैं टैबलेट डेस्कटॉप ना लूँ तो मुझे जो है मतलब पूरा दिन डकारें और बहुत तकलीफ रहती है, मतलब सारा दिन इंडाइजेशन की तरह। अब ये है कि ये दवा जो है निहार लेनी है, क्योंकि मैं जोड़ों की मतलब मरीजा भी हूँ, तो उसकी वजह से ज़्यादा मेरा मैदा वीक है। तो ये दवाएं लेने से मैदे की ये आगे, यानी कि इसकी सारी उम्र लेनी है, और इसका असर जो है हमारे जिगर पे या ये कि बाकी किडनी वगैरह के लिए तो नहीं है नुकसान। अच्छा, आप एसोमिप्राजोल का इस्तेमाल कर रही हैं? ऐसा करते थे, लेकिन अब डेस्कटॉप का है, डॉक्टर ने, रेमाटोलॉजिस्ट हैं हमारे। ठीक है जी, पहले मैं 120 लेती थी, लेकिन उन्होंने अब ज़ाहिर शायद ये जो रेमाटोलॉजी की जो दवाएं हैं ये थोड़ी हैवी हैं, तो इस वजह से अब उन्होंने डेस्कटॉप 30 mg की मुझे दी है। ठीक है। अच्छा देखिए, लेकिन अगर मैं जी आप कहिए।
अगर मैं कभी भूल जाती हूँ लेना तो भी बहुत डिस्टर्ब रहता है पूरा दिन मैदा। और अगर ये मुस्तकिल लेती रहती हूँ तो इसमें पूछना चाह रही हूँ कि इन दवाओं के बाकी किसी और आज़ा से तो साइड इफेक्ट नहीं है, या हमें क्या केयर करनी चाहिए आगे? कोई उम्र भर लेनी है क्या इस तरह से? ठीक है। अच्छा देखें, बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट रेज किया कि जो ख़ासतौर पे आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, जोड़ों का जिनको प्रॉब्लम है, उनको दर्द की अद्वियात जो हैं वो लॉन्ग टर्म यूज़ करनी पड़ती हैं, इवन बाज़ों का ताहयात वो यूज़ करते हैं। इसमें ये ज़रूर है कि डॉक्टर एक ख़ास विंडो पीरियड देते हैं। विंडो पीरियड एक ख़ास एक टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ की जाती है। विंडो पीरियड का मतलब है कि एक ऐसा पीरियड कि जिसमें आप बॉडी को वो रेस्ट देते हैं, जो कि हफ्ता से 10 दिन तक का होता है। और ऐसी सूरत में वो दवाई का है तो डोज कम करते हैं या बंद कर देते हैं फ़िलहाल, ताकि एक तो आपके जो जैसे लिवर है फॉर एग्जांपल मुस्तकिल मेटाबोलाइज कर रहा है, इतनी पेन किलर्स हैं, एनाल्जेसिक्स हैं, जो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं उनको, तो उसको थोड़ा रेस्ट मिल जाए एक चीज़। और दूसरा टॉलरेंस जो डेवलप होने लगती है, यानी एक ही मेडिसिन अगर आप बार बार खाते हैं, खासतौर पर दर्द के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये ब्लड प्रेशर या शुगर की बात नहीं कर रहा हूँ, दर्द की जो अद्वियात हैं दूर करने की, उसमें टॉलरेंस का एक फैक्टर होता है कि जो आपको एक डोज तक असर करता है, उसके बाद या तो आपको हायर डोज लेना पड़ता है या मॉलिक्यूल चेंज करना पड़ जाता है। एक चीज़ जो उससे मैदे में क्योंकि इसके असरात होते हैं, एक्चुअली करते ही क्या है ये कि ये जो है ना एसिड की सेक्रीशंस को बढ़ाती हैं। एक पाथवे, एक प्रोसेस है COX 1 COX 2 का, वो मैं उसमें नहीं डिटेल में जा सकता, साइंटिफिक डिस्कशन हो जाएगा कि साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे है जिसके ज़रिए एक तरफ तो वो पेन किलिंग इफेक्ट जाता है, दूसरी तरफ एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन भी अवेलेबल हैं जो कि एसिड को नहीं बढ़ाती हैं और पेन किलिंग इफेक्ट देती हैं, लेकिन उनका पेन किलिंग इफेक्ट थोड़ा सा माइल्ड होता है। ठीक है, एक बात ध्यान में रखिएगा। इसके जो आपको ये मेडिसिन लॉन्ग टर्म यूज़ करनी पड़ती है, ये ज़रूरी है, लेकिन इसमें भी एक विंडो पीरियड दिया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं अली इमरान बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है आपका? मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि ये जो मैदे के प्रॉब्लम में हम इसबगोल इस्तेमाल करते हैं जी, और ये बालंगा भी इस्तेमाल करते हैं समटाइम, तो ये किस तरह से, जैसे बाज़ लोग कहते हैं गर्म पानी में इस्तेमाल करें या बाज़ लोग कहते हैं ठंडे पानी में इस्तेमाल करें, और इसको क्या कंटिन्यू रख सकते हैं कि मतलब रोज़ाना की बुनियाद पे ले लें या सुबह शाम ले लें? जी, इसबगोल का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हाई फाइबर्स हैं, ठीक है, जिसकी मैं कल बात कर रहा था कि ये एक आपका जो कॉन्स्टिपेशन ख़ास तौर पे जिन पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म क्रॉनिक रहता है उनमें इसकी बड़ी अफादियत है। अच्छा, इसको मुख्तलिफ मिथ्स भी हैं इसके अंदर। कुछ कहा जाता है कि जी इसको वैसे ही फाँकने के बाद पानी पी लिया जाए तो इसका इफ़ेक्ट डिफरेंट होता है, और बनिस्बत इसके कि इसको पानी में हल करने के बाद, घोलने के बाद थोड़ा नरम हो जाए उसके बाद पिएँ तो ठीक है। इसको इस तरह लेते हैं कि जब ये अगर आप फाँकते हैं और उसके बाद थोड़े से पानी से इसको आप सॉलो कर लेते हैं, या लोग कुछ हैं जो केले के साथ भी इसको इस्तेमाल करते हैं, तो अमूमन इसका मकसद होता है कि जो जहाँ पे लूज़ मोशंस हो रहे होते हैं, जिनको डायरिया की कंप्लेन होती है ऑफ एंड ऑन, IBS के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं इसको इस्तेमाल करते हैं। जब ये नरम होने के बाद लिया जाता है अमूमन, तो उसका इफ़ेक्ट जो आता है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इसके दोनों वेरिएशंस हैं, लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो एज सच पानी तो जो भी आप चाहे बाद में लें, पहले ये जज्ब हो जाता है, और उसके बाद ये जो है एक तरीक़े का आप यूँ समझ लें कि हाथों की जो सफाई करना है अंदर से, उसमें बहुत हेल्पफुल है, और लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन के अंदर इसकी इफादियत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, अभी हमने बात करनी है, कुछ घरेलू टोटके भी हैं जो आपकी इस इलाज में मददगार साबित होते हैं। बहुत चीज़ें हैं जो अभी डिस्कस करनी है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ वक्त ब्रेक का। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए OPD ऑनलाइन, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो OPD ऑनलाइन। बात हो रही है मैदे के अमराज पर। जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है उनको मैं बताती चलूँ कि अभी हम कुछ ही देर में ग़िज़ाएं डिस्कस करेंगे। कुछ ही देर में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ घरेलू टोटके हैं जिससे आपका मैदा ठीक हो सकता है। ठीक है जी, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं तारिक बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। मेरी ना मिसिस का प्रॉब्लम है थोड़ा सा मैदे का, और उन्हें शुगर है और तकरीबन 4-5 साल से है, और ब्लड प्रेशर तेज होता है उनका। ठीक है, और कब्ज वगैरह भी उनको रहती है। ठीक है। अभी करंट जो इशू है जिसके लिए आपने कॉल की, वो थोड़ा सा प्लीज़ बताइएगा, वाज़ेह कीजिएगा। सर जी, इनकी ना शुगर का मसला है,
और ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है। ठीक है। शुगर कितने अरसे से इनको है? सर सॉरी, नमाज पढ़ते हुए ना इनके कतरे वगैरह भी गिर जाते हैं यूरिन के, और शुगर है इनको तकरीबन 3-4 साल से है। ठीक है, तो आप शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, आप ये कहते हैं? सर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, हम मेडिसिन काफी यूज कर रहे हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अभी ओरल मेडिकेशंस पे, इंसुलिन पे हैं? नहीं सर, इंसुलिन नहीं ले रहे, ओरल मेडिसिन। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है कि इनको इंसुलिन पे आ जाना चाहिए? नहीं सर, अभी नहीं। अभी नहीं किया है, ठीक है। तारिक, मैं चाहूँगा आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली जो भी इस टाइप के डायबिटिक पेशेंट्स हो ख़ासतौर पे, या ब्लड प्रेशर के जहाँ डोज एडजस्टमेंट्स की बात हो, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनसे अलग से शेयर कर लूँ ये चीज़ कि क्या उनको डोज लेना चाहिए, क्या नहीं है। और अगर बेहतर तो ये होता है कि आपने करीबी जिन डॉक्टर को दिखाते आ रहे हैं उनको ही फॉलोअप में रखें, लेकिन इन केस अगर कांटेक्ट नहीं हो रहा तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं फिर आपको एडवाइस करूँगा इसके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं शमशाद अली बोल रहा हूँ सक्कर से। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब ये कब्ज के लिए बता रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल रहमान जी, तो उसकी वजह से ये कब्ज जो है ना डॉक्टर साहब, मेरी उम्र है 50 साल, तो मेरा ये कब्ज जो है ना ये मुसलसल जो है ना होता आ रहा है, कभी सही हो जाता हूँ, कभी मकसद है सही होता है, कभी खराब हो जाता है पेट, कभी कब्ज हो जाता है, कब सही। तो इसी मामले में आपसे पूछ रहा था कि ये कैसे होगा, कि कौन सी दवाई, कौन सी चीज खाए बंदा? अच्छा, देखिए, मेडिसिन का जहाँ तक ताल्लुक़ है शमशाद साहब, मैं कोशिश होती है मैं स्क्रीन पर या टीवी पर जो है डायरेक्टली इस तरीके से मेडिसिन एडवाइस नहीं करता, क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं वो अपने तौर पे, अब हर केस टू केस क्योंकि वेरी करता है, मेडिसिन का डोज जो है वो वेरी करता है, लोग अपने हिसाब से लेना शुरू कर देते हैं। मैं एक जनरल एडवाइस ज़रूर देता हूँ, और जो कि एस्टैब्लिश्ड है, जो कि बुक में मैंशन है। अमूमन मेरी कोशिश ये होती है कि आपसे वो तमाम चीज़ें शेयर की जाएँ जो कि ऑथेंटिक हैं, जिस पे कोई डाउट नहीं है, कोई मैं टोटका या ऐसा वो नहीं बता रहा होता, मैं वो बता रहा हूँ तो जो एस्टैब्लिश हो चुकी हैं चीज़ें। कॉन्स्टिपेशन के हवाले से देखा गया है कि जो आप भले चाहे आपकी कॉल शायद ड्रॉप हो गई है, लेकिन आप जो अगर प्रोग्राम सुन रहे हैं तो इस बात को समझ लें कि जैसे इंजीर का इस्तेमाल है, शहद का इस्तेमाल है, खजूर का इस्तेमाल है, ये तमाम चीज़ें जो है, या मुनक्कों का इस्तेमाल भी किया जाता है। मैं एक्चुअली नेचुरल वो चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक दिन का नहीं है कि 5-7 दिन हुआ ठीक हो गया। ज़्यादातर पेशेंट जो हैं या जो लोग हैं जो कॉन्स्टिपेशन का शिकार है वो सालों से हैं। तो दो चीज़ें होती हैं, या तो वो अपनी डाइटरी हैबिट्स यानी जो भी वो ग़िज़ा लेते हैं उसमें या तो तब्दीली लेके आएँ, कि वो समझें कि ऐसा बार बार उनको क्यों हो रहा है। एक चीज़ एक्सरसाइज का मैंने जैसे रोल बताया वो भी ज़रूरी है, चलना फिरना, बॉडी की मूवमेंट होती है, आंतों की मूवमेंट होगी, कॉन्स्टिपेशन में फ़र्क आएगा। बैठे रहने की सूरत में कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है। इंजीर का इस्तेमाल है वो आप रेगुलर बेस पे रख सकते हैं, रात को जो है भिगो दें और उसको सुबह इस्तेमाल करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो अब पूरा दिन भिगोते हैं, रात को इस्तेमाल करते हैं, इंजीर की बहरहाल अपनी तासीर है। इसी तरह शहद का इस्तेमाल जो है, 1 बड़ा चमचा शहद, जो डायबिटिक नहीं है तो 1 बड़ा चमचा शहद का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करें। इसबगोल की जैसे हम बात कर रहे थे, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा। ये तो वो चीज़ें हैं जो कि हम अगर घरेलू तौर पे इस्तेमाल की जाए तो इंशाल्लाह इसकी अफादियत जो कि एस्टैब्लिश हो चुकी है। जैसे कलौंजी की हम बात करते हैं तो कलौंजी एक्चुअली अगर आज देखा जाए तो दुनिया में इस पर रिसर्च हो रही है और मेडिसिन फॉर्म में भी इसको लाया जा रहा है, ड्रॉप्स में भी आ रहा है, ऑयल फॉर्म में भी आ रहा है, इसका पाउडर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुछ चीज़ें डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, जो ये भी आप ज़रूर बताइएगा क्योंकि डॉक्टर ने जो आपको दवाएं रेकमेंड की है वो आपने लेनी ज़रूरी है, और साथ ही साथ ये घरेलू टोटका भी करना बिल्कुल ऐसा ना हो कि वो दवाई छोड़ दे और ये इसी पर आ जाए। नहीं, बिल्कुल। जहाँ पर देखें कॉन्स्टिपेशन की कोई एक बहुत सारी वजूहत हैं। गैस्ट्रोपैरेसिस है जिसके अंदर आंतों की जो करंट सप्लाई है, हर बॉडी के अंदर पूरे करंट दौड़ रहा है जो मुख्तलिफ काम जिससे चल रहे हैं, एक सेंसेशन लेके जा रहा है ब्रेन तक, और एक मोटर फंक्शन है, चाहे वो हाथ की मूवमेंट हो गई, चाहे वो आंतों की मूवमेंट हो, दिल हो या कोई और आ जाएगी। पॉइंट यह है कि जहाँ जहाँ पे अगर सेंसेशन डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर वो चीज़ कमी आ जाती है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, ये तमाम चीज़ें जो है वो उस पर असर करती है। तो मेडिसिन जो है वो आप प्रोग्राम के बाद मुझसे एडवाइस ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात? मैं वकास बात कर रहा हूँ झेलम से। जी, क्या सवाल है आपका? जी, ये सवाल ये कि मेरा ना पेट थोड़ा सा ना बढ़ा हुआ है, और जब खाना खाता हूँ ना तो पेट फूल जाता है और मैदे की जलन भी होती है। अच्छा, चलना फिरना आपका कैसा है पूरे दिन में? सर
और चलना मैं काफी ज्यादा चलता हूँ, तकरीबन पूरे दिन में घंटा डेढ़ लाजमी चलता हूँ पैदल। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ग़िज़ा में कोई यानी मैदे का, जो मैदे से बनी हुई चीज़ें उसका इस्तेमाल आप करते हैं या नहीं? मसलन सर कौन सी चीजें? बिस्किट्स, मैं ये कह रहा हूँ ये जो अदर देन जो घर की बनी हुई रोटी है, इसके अलावा बाजार की कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं आप रेगुलर बेस सर? काफी करता हूँ सर, शवरमे खाता हूँ, बिरयानी खाता हूँ। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है, उसको एक मिकदार में ज़रूर खाएं। लेकिन इसमें होता क्या है एक्चुअली, मैदे का जो पेट का फूलना है, इसकी वजह एक तो तेज़ाबियत होती है, क्योंकि तेज़ाब जब ज़्यादा गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, आंतों के अंदर भी यही गैसेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं। अगर बैलेंस, जो कि पित्ते में से जो रतूबत आ रही है और तेज़ाब की जो तेज़ाबियत है, ये दोनों बैलेंस करके एक तकरीबन न्यूट्रल फॉर्म में इंटेस्टाइन के अंदर यानी छोटी आंत में जाती है। इसका एक कॉम्बिनेशन कुदरत ने इस तरह रखा हुआ है कि वो एक जब आंत में पहुँचती है तो उसमें तेज़ाबियत ख़त्म होती है और वो न्यूट्रलाइज होती है। लेकिन अगर ये चीज़ तेज़ाबियत जो कि स्टमक में थी, इसकी एक हल्की फॉर्म आगे की तरफ चली जाती है तो गैसेस प्रोडक्शन होती है, और जिसकी वजह से फिर आपका जो ये पेट फूलने की कंप्लेन होती है, या तक कि खाना बीच में रखा हुआ है। आंतों की मूवमेंट जो है वो एक रेगुलर बेस पे हर वक्त हो रही होती है। ये अगर आंतों की मूवमेंट मुतासर हो जाएगी तो डेफिनेटली इसका एक इम्पैक्ट आएगा। तो अगर मेडिसिन की एडवाइस चाहिए तो आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा 1 से 2 बजे के दरमियान, इंशाल्लाह मैं आपको एडवाइस कर दूँगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब का नंबर कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिक्कर से जी, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? ये 2-3 साल पहले मेरे को गए थे टाइफाइड जी, तो फिर ये मैदे में मेरे को रहती है तकलीफ जी, ये खाना खा लेता हूँ तो ब्लड भी आ जाती है। ओके, ये फार्म मुर्गी कभी खा लूंगा तो ब्लड आना शुरू हो जाएगी। क्या चीज़ खाने पे आप कह रहे हैं ज़्यादा आ जाती है? ये जैसे ब्रोस्ट खा लिया, कभी गोश्त है, ठीक है, बिरयानी खा ली मसाले वाली, जी जी, और मैदे में जलन और दर्द रहता है ज्यादा। ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? 44 साल। 44 साल उम्र है, ठीक है, ठीक है। देखिए, टाइफाइड जो फीवर होता है तो टाइफाइड की भी सिवियरिटीज़ हैं। जो इनिशियल टाइफाइड्स हैं, अगर माइल्ड फॉर्म में है, माइल्ड टू मॉडरेट इसकी टाइप है, तो उसमें नहीं होता। आंतों के अंदर बाज़ औक़ात ये क्रॉनिक अगर हो जाए, अगर ट्रीट नहीं हुआ सही से, तो फिर ये जो है ना, इसके जरासीम जो हैं वो आंतों में बैठ जाते हैं पायर्स पैचेस की शक्ल में, और फिर वो नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। और वो बाज़ औक़ात आंतों के अंदर ऐसी छिलन या सोजिश पैदा कर देते हैं जो ज़रा सी भी रगड़ लगने की सूरत में फिर ब्लीड कर जाता है, जैसे आपने कहा, और उसमें दर्द भी होता है। तो ऐसी सूरत में आपको पहले तो एहतियात यही है कि दवाई जो आपकी जो ग़िज़ा है उसको आप अवॉइड करें, जिस ग़िज़ा के थ्रू जो है के ज़रिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। बहरहाल आपको ये भी इलाज का एक हिस्सा बना हुआ है इस वक्त। और लॉन्ग टर्म उसमें जैसे मैं बात करूँ, इस्पगोल का इस्तेमाल आप बढ़ाएं। और एक टेस्ट इसमें मैं फिर आपको मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, मैं हो सकता है आपको टेस्ट एडवाइस करूँ, तो एक आप टेस्ट भी करवाइएगा ताकि देखें इस वक्त इसकी क्या पोजीशन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं वहीद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगा कि मेरे पिछले 15 दिन से मैदे में एक तकलीफ होती है, बाजुओं में भी दर्द होती है और मैदे में सामने सीने में दर्द होती है। मैंने दिल के भी टेस्ट करवाए हैं लेकिन उसमें कुछ नहीं आया, सिर्फ वो यही बताते हैं कि मैदे में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, देखें, जो आपके सीने में अगर आप मुझे इस वक्त देख सकते हैं, तो ये सामने की ये जो हिस्सा, इस हिस्से में दर्द होता है या यहाँ पर हो रहा है? ऊपर की तरफ हो रहा है, नाली जहाँ पे है मैदे की, या मैदे के मुंह पे हो रहा है? नहीं, नाली की तरफ हो रहा है। नाली की तरफ हो रहा है, ठीक हो गया। असल में देखें, इस कंडीशन को कहते हैं इसोफेजाइटिस, ठीक है, जो मैदे की नाली में सोजिश हो रही है। अच्छा, जब मैदे की नाली में सोजिश होती है ना, तो इसका पेन बहुत जगह पे जाता है। बाज़ वक़्त पूरा ऐसा लगता है कि आपका हार्ट साइड पे और लंग साइड पे और इवन ये ऊपर की तरफ, ये सारा जो एरिया है, बाज़ वक़्त करवट भी अगर आप लेंगे या थोड़ा सा ढलकेंगे रात को सोने देते वक्त, थोड़ा सा सीधे या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट की तरफ, तो आपको ये बाकायदा बोझ की तरह महसूस होगा। ये गैस्ट्राइटिस जो है, यानी जो आपने एसोफेजाइटिस है, ये इस हद तक रेडिएट करता है इसका पेन इधर से उधर, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आपको दवाई लॉन्ग टर्म थोड़ा सा देनी पड़ेगी, कम से कम 12 से 14 दिन तक आपको इस्तेमाल करनी होगी मेडिसिन। आप प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं एडवाइस कर दूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, रशीद।
ठीक है, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? मैं अपनी वाइफ के मतलब पूछ रहा हूँ, उसके मैदे की जलन रहती है और ये मुंह के अंदर ना छाले बन जाते हैं हल्के हल्के। ठीक है, सही। कितनी उम्र है? मुंह में पानी भी आता है। अच्छा, पानी भी आ रहा होता है, ठीक है। टिपिकल गैस्ट्राइटिस है ये, यानी अगर आप कह लें तेजाबियत है, टिपिकल इसको कहते हैं, जिसके अंदर आपके मुंह में जो है वो छाले भी बन रहे हैं और रिफ्लक्स भी हो रहा है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ यानी तेज़ाब का ऊपर की तरफ आना और मैदे के मुंह जो है उसका लूज़ पड़ जाना, स्फिंक्टर का लूज़ पड़ जाना, उसकी वजह से ही ऊपर की तरफ आता है। कुछ एहतियात ज़रा सुन लें, बाकी मेडिसिन मैं आपको प्रोग्राम के बाद एडवाइस कर दूंगा। एक एहतियात ये है कि जब भी लेटें तो तकिए को ऊंचा करके रखें, ठीक है, और सीधे साइड पे, राइट साइड पे करवट लें, कोशिश करें राइट साइड पे करवट लें और वो भी ऊंचा रखना है, ठीक है। बिल्कुल फ्लैट नहीं लेटना है। एक बात, अगर नहीं कर सकते हैं तो बेड का जो हिस्सा है, जो पाए हैं, उसको 3 से 4 इंच ऊपर उठा के रखें ताकि आप स्लोप में लेटें ऐसे पेशेंट, क्योंकि ये ऊपर की तरफ आता है और फिर जो है बाज़ वक़्त जो है जो आपके बोलने का जो वोकल कॉर्ड का हिस्सा है, लैरिंग्स का है, उसको भी नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए और खाने के फ़ौरन बाद पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें और कोशिश करें कि थोड़ा सा अर्ली खाना खा लें, 7-8 बजे तक रात का खाना खा लें, उसके बाद फिर ना खाएं। ठीक है, ठीक है। सुबह के वक्त में दही का इस्तेमाल करें, सुबह से दोपहर तक दही का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। डॉक्टर साहब, कुछ घरेलू टोटके जो हमारे घर में मौजूद हो और हमें इस तरह की जलन होनी हो या इसमें कॉन्स्टिपेशन चाहूँगा नाज़मीन के जुम्मे को इंशाल्लाह अच्छा, जब हम ये करेंगे तो उसमें 2-3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि ग़िज़ा के हवाले से टोटकों में कि अगर कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तेज़ाबियत रात के 3 बजे भी अचानक हो जाती है, अब दवाई भी कोई मौजूद नहीं है, परेशानी होती है, आंसू आने लगते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे मिथ्स हैं, ऐसे ख्याल आते हैं कि जी गर्म, अभी जैसे कॉलर्स ने भी कहा कि जी ये चीज़ गर्म होती है या ठंड, गर्म या ठंडे का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। वो क्या चीज़ है वो भी इंशाल्लाह मैं चाहूँगा। ठीक है, हम प्रॉपर फ्राइडे को डिज़ाइन करेंगे इस शो को। और अभी फ़िलहाल हमारे साथ कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल हमारी ड्रॉप हो चुकी है। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मोहम्मद उस्मान बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी मेरे ये सीने में दर्द शुरू हो जाता है मैदे में, तो ये ऊपर आ जाता है लेफ्ट साइड पे और फिर हाथ पे आ जाता है, फिर पीछे चला जाता है। ये जी फिर 3 महीनों तक ये 3 महीनों बाद फिर दोबारा शुरू हो जाता है ये दर्द, फिर खत्म हो जाता है। ये लगातार 2 साल से मेरा मसला चला आ रहा है। ठीक है। अच्छा देखें, ये जो गैस्ट्राइटिस है ना, या तेज़ाबियत का बढ़ना या तेज़ाब का ऊपर की तरफ आना, ये क्योंकि एक दिन का नहीं होता, हफ्ता या 10 दिन नहीं, ये अमूमन लॉन्ग टर्म चलता है और इसके कई फैक्टर्स हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि एंग्जाइटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। टेंशन और एंग्जाइटी के अंदर भी आपकी सेक्रीशंस जो हैं पूरी बॉडी की बढ़ती हैं, तेज़ाब की सेक्रीशन भी बढ़ जाती है। मिर्च मसालों के इस्तेमाल की वजह से भी एक तो वैसे ही तेज़ाब जो है नुकसानदेह है, प्लस अगर मिर्च मसाले ज़्यादा होंगे तो वो जलन क्रिएट करेंगे। ये तो एक बहुत आम सी बात है ना कि अगर आपने कभी लस्सी पी रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि आपने नमकीन लस्सी पी हो फॉर एग्जाम्पल और आप कहें कि मेरे मैदे में जलन हो रही है, ऐसा नहीं होगा। ये ज़रूर होगा कि अगर आपने कौरमा खा लिया या नहारी खा ली या बहुत मसाले वाली चीज़ खा ली, उसके बाद आपको फील होगा कि नहीं यहाँ पे थोड़ा बोझ है। एक चीज़। दूसरा ये कि खाने के साथ अमूमन लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का, मुझे लगता है डाइजेशन में हेल्प आउट करती है। प्लीज़ इसको थोड़ा अवॉइड करें। ये हमारे यहाँ क्योंकि वो दूध के अंदर सोडा, पता नहीं ऐसे मिक्सचर बनते हैं ना, ऐसी मिक्स प्लेट्स हैं जो इंतहाई नुकसानदेह, इसकी कोशिश ना करें, ये मज़ीद तेज़ाबियत बढ़ा देता है। अच्छा, कुछ लोग चूरन, पता नहीं, एक तो चलो ठीक है आपके समझ में आता है कि आप जिंजर का जो पाउडर है उसकी कफादियत है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चूरन का इस्तेमाल करते हैं जो कि इंतहाई नुकसानदेह हैं। बिल्कुल। ऐसी कोई चीज़ भी इसको अवॉइड किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? वालेकुम सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगी आप? ये बेटी के मैदे में जलन है जी। मेरी बेटी के मैदे में जलन है। अच्छा, ठीक है। कितनी उम्र है? 20 साल। 20 साल है, ठीक है। और दूसरा ये बताएं कि कोई पढ़ाई कर रहा होगा, अभी तो पढ़ाई चल रही होगी जी। ये मैं पढ़ रही है अभी SSC की है इसमें। अच्छा, कोई टेंशन एंग्जाइटी तो नहीं जहन पे सवार की हुई है? नहीं, कोई नहीं है, बस मैदे खाना खाने के बाद के मैदे में जलन होती है। कितने अरसे से ये प्रॉब्लम है इसको? इसको तकरीबन 2 साल से। अच्छा, ठीक है। मेडिसिन से इस्तेमाल की हैं? नहीं, कुछ भी नहीं किया। ये अच्छी बात है।
ये बहुत अच्छा किया कि मेडिसिन अवॉइड करें। देखिए इवन बीइंग डॉक्टर मैं खुद मैं ये बात कह रहा हूँ कि मेडिसिन हमें उस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए जब इंतहाई ज़रूरत पेश आ जाए, या डॉक्टर्स मशवरा दें, अपने तौर पे तजर्बा ना करें, बस ये कोशिश करें। अभी जैसे उन्होंने कहा कि जी जी लेके फिर मैं दोनों जवाब इंशाल्लाह साथ हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हाँ, मैं दुबई से बेटा बोल रहा हूँ। जी जी, क्या कौन बात कर रहे हैं? मैं मैदे के पूछना है, इसको बोल का छिड़का मैं इस्तेमाल करता हूँ, कैसे करना मैं डॉक्टर साहब से पूछना है। क्या चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं? जी आप वालेकुम सलाम जी, आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं सवाल मेरा ये है कि मैं इसको बोल का छिड़का इस्तेमाल करता हूँ रोजाना। ठीक है, उसको दूध में डाल के इस्तेमाल करूं या पानी में? देखिए बेहतर ये होता है कि आप सिंपल उसको पानी में इस्तेमाल करें, ठीक है, और बहुत गर्म पानी का ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल आप ठंडे पानी में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं। और सुबह और शाम इस्तेमाल कर सकते हैं एक, यानी अगर आपने 2 बड़े चमचे डाल के और 1 गिलास पानी के अंदर उसको सुबह और शाम इस्तेमाल करें, मैदे के लिए भी और आंतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और इसको लॉन्ग टर्म इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब हमारे साथ जो दूसरी कॉलर मौजूद थी उनका 1-1.5 साल से जो जी बच्चे के हवाले से उन्होंने बात की कि तेज़ाबियत हो जाती है। पहले तो ये देखने की ज़रूरत है कि इस एज के अंदर अमूमन इस टाइप की कंप्लेन जो है नहीं आनी चाहिए, और अगर आ रही है तो इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि खुदा न खास्ता फैमिलियल कंजेनाइटल कोई इश्यूज़ हैं कि जिसमें ये ट्रांसफ़र होता है कि अल्सर्स अगर हो रहे हों तो, और या गैस्ट्राइटिस हो, एक चीज़। दूसरा ये है कि बच्चे जंक फूड्स का इस्तेमाल करते हैं और फास्ट फूड्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, कोल्ड ड्रिंक्स, अच्छा फूड नहीं भी इस्तेमाल कर रहे तो सॉफ्ट ड्रिंक्स तो इस तरीके से रेगुलर बेस पे चलती हैं, चाहे वो एनर्जी ड्रिंक्स की शक्ल में ले रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें जो हैं नुकसानदेह। और दूसरा एक बैड टी का कंसेप्ट भी आता है बाज़ औक़ात कि जी सुबह निहारमू चाय का इस्तेमाल कर लिया कि थोड़ा आंखें खुल जाएंगी, पेट बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप पहले ये चीज़ तो जहन में रखें कि जो एक सुबह का टाइम शुरू हुआ है आपको अच्छी नरिशमेंट लेनी चाहिए, बजाय इसके कि आप ऐसी चीज़ लेके आपने अपने तौर पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि वो आगे और आपके आगे, तो इस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि मैदे को सुबह ही सुबह जो है तेज़ाब सिक्रीशंस जब शुरू होती है, पहले तो आप पानी पिए सुबह 1 या 2-1.5 गिलास पानी अगर आप पी लें, दरमियाना, ठंडा ना पिए भले चाहे, वो क्लीन अप कर देता है। फिर उसके बाद आप प्रॉपर नाश्ता करें, फिर ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करें। बिल्कुल। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ, तो बाजार से। जी जी, क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी बेटी की एज तकरीबन 10 साल की है। ठीक है। और इसके ये मैदे में इतनी तकलीफ होती है, बार दफा ये कहती है अम्मा मेरी डिकार फंस गई है या मुझे तकलीफ हो रही है, इतना होता है कि इसको बात मरतबा वोमिटिंग हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बाजार की चीज़ों का इस्तेमाल कितना है? ये जो चिप्स आते हैं और दूसरी चीज़ें? नहीं, चिप्स वगैरह हमारे घर में नहीं है इस्तेमाल। हाँ, ये पिज्जा, बर्गर, केएफसी के बहुत ज्यादा, मतलब हफ्ते में 1 दफा लाजमी इसको चाहिए। बस ये थोड़ा सा कम कराएं, लाजमी चाहिए बच्चे को, बिल्कुल सही है। और अगर ऐसी सूरत में खिलाएं भी, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल बंद कर दिया जाए, बहरहाल टेस्ट की चीज़, और यही उम्र है जिस वक्त खाने का शौक़ होता है। अब हमारी उम्र के अंदर हमें शायद शौक़ इतना नहीं होता, लेकिन खाने को होता है, लेकिन शौक़ नहीं है, बिल्कुल दिया जाए, लेकिन एक बैलेंस डाइट में। दूसरा ही कि सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल बहरहाल बंद करवा दें। बिल्कुल ठीक है। मैं चाहूँगा कि इसमें आप भले चाहे जूस का इस्तेमाल कर लें, कंपैरेटिवली बेहतर है बजाय इसके कि सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ की जाए। ये नुकसानदेह है, ये इरोजन्स कर रही होती है। और जो वॉमिटिंग या नौजिया जिसे कहते हैं, मतली का या क्या का होना जो है उल्टी का, ये इसकी वजह यही होती है कि गैस्ट्राइटिस होता है बच्चों में, बहुत कॉमन है। इससे कम उम्र बच्चों में 3-4 साल की उम्र में तो ये बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है। अमूमन बच्चे जो है वो वॉमिट कर जाते हैं और उनको फिर हमें सप्रेसेंट्स देने पड़ते हैं, और उसकी वजह कुछ नहीं होती है ना, उसमें हम कोई एंटीमेटिक ड्रग देते हैं कि जो उल्टी रोकने की दवाई हो, हम सिर्फ तेजाबियत को कम करते हैं। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सही बात कर रहा हूँ, कराची से। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? मुझे अपने मैदे के हवाले से बात करनी थी। मेरा मैदे के अंदर एसिडिटी हो रही है, गैस बहुत होती है, कुछ भी खाता हूँ, परहेज ही खा रहा हूँ, इलाज भी करवा रहा हूँ, होम्योपैथिक करवा रहा हूँ अभी तो मैं इलाज ना। जी जी। तो मेरा जो मैदा है बिल्कुल, मतलब गैस ऐसा लगता है जैसे चक्कर आ रहे हैं, बस अभी गिर जाऊंगा, सांस नहीं आएगी,
ठीक है। बहुत एसिडिटी, तेजाबियत बहुत तेजी से होती है। अभी तो मैं होम्योपैथी करा रहा हूँ, मैं डॉक्टर साहब से या तो इसका मशवरा दें कि क्या करूँ। परहेज खा रहा हूँ मैं, लौकी टिंडे तुरई खा रहा हूँ जी। एज मेरी है तकरीबन 50 साल की एज है डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए जी जी फहीम साहब कहिए आप बात पूरी करिए। तो तेजाबियत इतनी होती है और गैसेस इतनी बनती है जिसके यानी पेट फूल जाता है एकदम मेरा ना। ठीक है। अब और एकदम मेरे ऐसा होने लगता है जैसे बस में अभी गया, सांस रुक जाएगी मेरी, तो ऊपर तक आती है। हालांकि मैं फ्लैट लेटता भी नहीं हूँ, मैं सीधा मतलब पेपर में लेटता हूँ। होम्योपैथिक में इलाज करवा रहा हूँ, लेकिन एलोपैथी करवाया मेरे को अभी तक अफाका नहीं मिल रहा है। कभी सही हो जाती है, तभी बिल्कुल सेट हो जाता हूँ, और कभी बिल्कुल ऐसा होता है कि बस बहुत बुरी हालत कंडीशन हो रही है। ठीक है। अच्छा देखिए फहीम साहब, बात ये है कि इसमें एक तो आप ठीक है होम्योपैथी का करवा रहे होंगे या हिकमत है या और भी हर्बलिस्ट हैं जो हमारे, डेफिनेटली सबका एक अपना रोल है, इफ़ेक्टिवनेस है। एलोपैथी के अंदर भी मेडिसिन हैं। कोई भी एक मेडिसिन आप इस्तेमाल करें तो उसको रेगुलर बेस पे और उतने दिन तक जितने दिन डॉक्टर एडवाइस करें, चाहे वो होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो या हर्बलिस्ट हो। एक बात। दूसरा ये है कि जो एहतियात है, मैं अगर कहूँ तो होम्योपैथ्स के अंदर और हर्बलिस्ट जो है, जो नेचुरोपैथ्स हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से एहतियात करवाते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो चीज़ें बंद करा देते हैं कि ये भी इस्तेमाल नहीं करना, ये भी नहीं करना। एलोपैथी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज है, तो इसमें फिर हम एडवाइस करते हैं कुछ चीज़ों में एहतियात है और बाकी मेडिसिन का इस्तेमाल है। आप अगर माइंड बनाते हैं कि आपको मेडिसिन इस्तेमाल लेनी है, एडवाइस लेनी है, तो डेफिनेटली आप मुझे कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद। तो इंशाल्लाह ये जो प्रॉब्लम है, ये जो पेट का फूलना है या तेजाबियत है, इंशाल्लाह इसमें काफ़ी आराम आ जाएगा इंशाल्लाह। आप डॉक्टर साहब का नंबर कुछ देर में आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा, उन्हें कॉल कर सकते हैं 1 और 2 के दरमियान में। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं निदा बात कर रही हूँ डेरा गाजी खान से। जी निदा, क्या पूछना चाहेंगी आप डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से मैंने ये पूछना था, मेरा ऑपरेशन हुआ था 2010 में जी। तो मेरा पीछे का ऑपरेशन हुआ है, तो मुझे मैदे की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। मैदे में दर्द भी रहता है, जलन भी रहता है और पेट भी फूल जाता है। ठीक है, सही। अच्छा देखिए, पित्ते का जब ऑपरेशन हो जाता है ना, तो एक्चुअली जो आपको फैट्स को डिज़ोल्व करने के लिए, फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए जो आपकी सपोर्ट है वो बहुत कम हो जाती है। ख़त्म इसलिए नहीं होती कि डायरेक्ट जो है वो लिवर से जो सेक्रीशंस हैं वो आती हैं। अब एक रतूबत जो कि पित्ते में ज़्यादा मिकदार में जमा हो रही थी वो नहीं हो पाती है, एक बात समझ लें। तो ऐसी सूरत में आपको फैट्स जो हैं यानी चिकनाई जो है उसका इस्तेमाल कम से कम कर देना चाहिए बस। और बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत नहीं। खाने के बाद पानी ना पिएं ताकि न्यूट्रलाइज ना हो, वो न्यूट्रल हो जाता है उसका पीएच, तो फिर वो चाहे तेजाबियत की फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या बाइल सॉल्ट्स हों, वो लिक्विडेट हो जाएंगे, तो फिर हाजमा नहीं हो पाएगा। और इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, ये बहुत ही कॉमन वजह बनती जा रही है पेट की दर्द में, ब्लोटिंग, जलन, इसकी क्या वजह? कोई एज फैक्टर है जिसमें ये इसके ना लिए होता हो? बिल्कुल एक जो अभी भी इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हो, सुन रहे हैं, आप एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल समझे। अगर बिल्कुल किसी को उल्टा खड़ा कर दिया जाए और उसको एक निवाला खिलाया जाए जिसका सर नीचे हो, पैर ऊपर की तरफ हो, वो निवाला फिर भी ऊपर की तरफ जाता है और मैदे में पहुंचेगा। इससे क्या पता चलता है कि इतनी शदीद मूवमेंट्स हैं ये इंटेस्टाइन्स की और आंतों की शुरू से ही, मैदे की नाली यहाँ से ही लेते हुए पेट पूरे में, कि वो कुदरत ने ऐसा निज़ाम रखा है कि वो इस तरफ ही जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर जो कि इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कि जो कि आप उल्टा करके अगर लटकाया हुआ भी हो किसी को और वो निवाला या पानी पीना चाहेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप इन मूवमेंट को तो समझें कि आंतों की इतनी शदीद मूवमेंट है जो कि अगर फर्ज करें किसी भी वजह से वो लैक्स पड़ जाती है, वो ढीली पड़ जाती है, करंट सप्लाई कम हो जाती है, तो ऐसी सूरत में फिर वो मूवमेंट नहीं होगी और स्टॉकअप हो जाएगा। तो गैसेस भी प्रोडक्शन होगी, खाना भी वो कहते हैं ना वहीं कहीं रखे रहना, तेजाबियत भी बढ़ेगी। बिल्कुल, इसके लिए आपको सही ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना ज़रूरी है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना ज़रूरी है। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक हमारी कॉलर ड्रॉप हो गई है। तो डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जो डाइट करते हैं अमूमन, जो फिर वो मील स्किप कर देते हैं, तो उस वजह से भी तेजाबियत का शिकार रहते हैं वो, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल खाली रहने की सूरत में एक कॉलर हमारे साथ है, सॉरी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं खुरम बात कर रहा हूँ, कराची से। जी, क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से मैंने ये पूछना था। डॉक्टर साहब, तकरीबन मेरी एज 30 पे है अभी और मैं काफी टाइम से, मेरे को गैसेस प्रॉब्लम है
तकरीबन 4 साल से ऊपर हो चुका है मेरे को। मैं डॉक्टर्स के पास ज्यादा जाता नहीं हूँ, कोई मेडिसिन से मैं परहेज ही करता हूँ। एक दो दफा मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, लेकिन उन्होंने मेडिसिन दी मुझे, कुछ रेजिक टाइप की ऐसी कुछ दी कि ये यूज करें, लेकिन कोई मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैंने कुछ टोटके भी आजमाए, कुछ लोगों ने बताया कि ये ऐसा कर लो, ये खा लो, ये ले लो, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काफी टाइम हो चुका है और एसिडिटी इतनी होती है, मुझे इतनी गैसेस होती है कि मेरा पेट फूल जाता है। ठीक है। और कंटिन्यूसली चलती रहती है ये, मतलब ना मैं कहीं बैठ नहीं सकता, ऑफिस वर्किंग है मेरी, मैं वहां पर डिस्टर्ब होता हूँ इस वजह से। ठीक है। और परहेज करता हूँ, कोई मैं बाहर की चीजें नहीं खाता हूँ, बिरयानी ये रोस्ट ऐसा कुछ भी नहीं। सुबह निहार मुंह गर्म पानी भी पीता हूँ। अभी लास्ट टाइम पे 2 महीने मैंने एस्पागोल की भूसी भी रेगुलर यूज करी कि चलें इससे कुछ मेरे को फर्क पड़ जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा देखिए, बहुत सारी खुरम साहब वजूहात हैं। हमारी बॉडी के अंदर, आंतों के अंदर एक बैक्टीरिया होता है इकोलाई जिसे हम कहते हैं, वो एक नॉर्मल फ्लोरा है, वो रहता है। कभी उसका अप एंड डाउन होना जो है, ऊपर नीचे हो जाए अगर, तो फिर पूरी बॉडी का जो है, आपका जो आंतों का निज़ाम है उसके अंदर ये सब डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस हो सकती हैं लॉन्ग टर्म में। तो मैं चाहूँगा खुरम साहब मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, मैं आपको मेडिसिन एडवाइस करूँगा, क्योंकि देखें जो राइजिक टाइप जैसे आपने कहा या ओमिप्राजोल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तेजाबियत तो कम कर देगी लेकिन इंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो है उसको नॉर्मलाइज नहीं करेगी। तो इसके बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हमें कंसिडर करते हुए मल्टी ड्रग्स देनी पड़ती हैं। उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, सच लॉन्ग टर्म आप यूज़ कर सकते हैं जब तक कि बेहतरी की तरफ ना आ जाए। ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं आपको एडवाइस करूंगा। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम जी, मोहम्मद गुलफाम कराची से। जी क्या पूछना चाहेंगे आप? ये मेरी मिसेस का जो है ना मैदे का प्रॉब्लम है, इनको उकाइयाँ आती हैं। उकाइयाँ आती हैं, ठीक है जी जी हाँ। ये जो गैस जो है ना नीचे नहीं जाता, ऊपर रिटर्न होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, ठीक है। यही जी बिल्कुल। मैं चाहूँगा गुलफाम साहब आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इस हवाले से अगर आप चाहें तो मैं आपको फिर मेडिसिन एडवाइस कर दूंगा। और ये जो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये मूवमेंट सही नहीं हो रही, जैसे मैं अभी बता रहा था, तो ये मूवमेंट ज़ाहिर बात है डिस्टर्ब होगी, तो फिर खाना ना सिर्फ बल्कि नीचे क्या वो आपको उकाई की शक्ल में, जैसे आपने कहा कि एनल वर्ल्ड के बजाय ओरल वर्ल्ड की तरफ इसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है, तो प्रॉब्लम होती है। तो इंशाल्लाह इसमें अफाका रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब क्या खाली पेट रहने से जो है वो तेजाबियत का बाइस बनती है? बिल्कुल होता है। खाली पेट में डिपेंड करता है कि आप अगर साइड पे नहीं है, आप उस जगह पे नहीं पहुंचे जहाँ पे खाना तैयार हो रहा है, जैसे शादी ब्याह में होता है या इवन आप घर में है और आप प्लान से बैठे कि आज ये बन रहा है, तो उस सूरत में एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर पूरे रमज़ान की हम बात करें, रोज़े की हालत में होते हैं, अमूमन ऐसा कोई तेजाबियत हमें डिस्टर्ब नहीं कर रही होती जबकि पेट खाली होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ वक्त जो है वो इख्तिताम पर है। 1 घंटा हमारा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता है। आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बहुत सारे जो मुझे सुन रहे होते हैं, इसमें जो काम की बातें अपने लिए ज़रूर एब्जॉर्ब करें। और इसमें एक चीज़ कि जब मैं मेडिसिन कहता हूँ कि आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल करें, उसकी वजह ये होती है कि मैंने पहले भी कहा कि मेडिसिन खुद से इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। मैं फिर तमाम हिस्ट्री लेने के बाद ही एडवाइस करता हूँ। और अगर कोई ट्रीटमेंट पे मुझे चाहता है कि जी मुझसे अगर ट्रीट करवाना है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए फिर मुख्तलिफ मैं उनको डिटेल्स भी बता देता हूँ कि किस तरीके से उनको फॉलोअप में रखना है और क्या करना है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें। मेडिसिन में इसलिए नहीं मेंशन कर रहा होता, मेडिसिन का नाम लेना या मेडिसिन बोलना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये कि लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, वो आधी इन्फॉर्मेशन लेके खरीदने ना खुदा ना खासा चले जाए, ये नुकसानदेह हो सकती है। बिल्कुल। हमारी आदत होती है कि हम सेल्फ मेडिकेशन खुद से स्टार्ट कर देते हैं, मेडिकल जाते हैं और प्रिस्क्राइब करवा के आ जाते हैं। तो डॉक्टर का यही होता है कि आपका प्रोटोकॉल के साथ जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। बहरहाल कल भी हम इंशाल्लाह इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज हैं, जो आज आप हमें नहीं डिस्कस कर पाए हैं, कॉल को नहीं कर पाए हैं, आप हमें कल भी कॉल कर सकते हैं। मैदे के हवाले से हम बात करेंगे। मुझे डॉक्टर साहब को दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। लास्ट और मैं यही कहना चाहूँगी कि एहतियात कीजिए प्लीज़, क्योंकि कोरोना चल रहा है और बहुत स्पीड में फैल रहा है, तो जितनी हो सके एहतियात कीजिए। अल्लाह ने के बाद।